जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि विच कंट्री इज़ बेटर फॉर न्यू इमिग्रेंट्स और इवन रेफ्यूजीज़, अमेरिका या कनाडा। तो इसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स को ज़ेर बहस लाएंगे, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों की हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जब हम दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो ज़ेर बहस आते हैं। ठीक है, तो मैंने इनको नंबर वाइज इसको यानी वीडियो को इस तरह डिज़ाइन किया है कि 1 to 10 हम इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तमाम अहम पॉइंट्स हैं तो इनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहला जो पॉइंट है वो है नंबर 1, एजुकेशन। जैसे कि आपको पता ही है कि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अमेरिका में क्योंकि इसकी आबादी ज़्यादा है, वहाँ नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, बड़ी टॉप की दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगर उसके साथ साथ वहाँ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी बहुत हाई है। ठीक है, कंपेयर टू अमेरिका। कनाडा में जैसे कि आपको पता ही है पॉपुलेशन कम है, उस हिसाब से नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी भी अमेरिका जितनी नहीं है, और इस लिहाज से यानी यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट भी कम है कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका में एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अलबत्ता कंपेयर टू अमेरिका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वो भी यकीनन कम है। ठीक है, गुड साइड्स और मतलब अनदर साइड ऑफ द कॉइन्स दोनों मैं बताता जा रहा हूँ जी। उसके बाद आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि आपको पता है कि यानी अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, G7 में भी आता है, G20 में भी आता है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तमाम दुनिया के जितने बड़ी कंपनीज हैं सबके हेडक्वार्टर्स वहाँ अमेरिका में हैं। बहुत बड़ी इकोनॉमी है उनकी, बिलीव करें। वहाँ बड़ा बिजनेस भी फ्लोरिश करता है, छोटा भी, दरमियाना भी। बिजनेस के हिसाब से तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पे अगर कोई बंदा कहता है ना मुझ में थोड़ा सा भी टैलेंट है, स्पार्क है, तो वो बंदा बिलीव करे वहाँ क्लिक करता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे चांसेस हैं। अच्छा, कंपेयर टू यानी अमेरिका, अगर कनाडा की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपको पता है यानी आबादी कम है, उस हिसाब से इकोनॉमी भी उतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से कंपनीज भी यानी यानी हर चीज़ फिर आबादी के हिसाब से होती है ना। तो अमेरिका जितनी ऑनेस्टली इसकी इकोनॉमी नहीं है, उस हिसाब से फिर जॉब्स भी उतनी नहीं है। ठीक हो गया, तो इसलिए कंपेयर टू कनाडा अमेरिका में जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जैसे आप मतलब एक फॉरेन स्टूडेंट है, आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू कनाडा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है वो है पॉपुलेशन। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में, और या आप कह सकते हैं कि उसकी यानी ग्रोथ में, क्योंकि पॉपुलेशन की बेस पे ही ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें पॉपुलेशन की तो यूएसए की पॉपुलेशन है 330 मिलियन और कनाडा की पॉपुलेशन है 38 मिलियन। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 10 टाइम्स ज़्यादा है यूएसए की पॉपुलेशन कंपेयर टू कनाडा की पॉपुलेशन। इस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स, बिजनेस के हर चीज़ वहाँ 10 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू कनाडा। अच्छा, इस तनाज़ुर में हम अगर बात करें तो अमेरिका के 14 बिग सिटीज़ हैं, 14 बिग सिटीज़ विच हैव मोर देन like 1 million population, and Canada has only 5 major cities which have more than 1 million population। तो इस तनाजुर में आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ का रेट क्या होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है जनाब हाउसिंग प्राइसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में जो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है उसका रकबा भी तकरीबन आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है। कनाडा का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अमेरिका का भी ठीक ठाक रकबा है। ठीक है, तो मगर अमेरिका में ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन जो स्प्रेडेड है। कनाडा में ये है कि यहाँ ज़्यादा कोल्ड वेदर है। ठीक है, इस वजह से पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर जो 20% इवन पॉपुलेशन है वो कनाडा के जो 5 मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर है। उस वजह से क्या है कि वो ज़्यादा कंजस्टेड हो गए हैं, वहाँ पे फिर घरों की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, इस वजह से कनाडा में हाउसिंग प्राइसेस कंपेयर टू अमेरिका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इस हिसाब से यानी रेंटल प्राइसेस भी ज़्यादा, घरों की प्राइसेस ज़्यादा होगी तो यकीन मॉर्गेज भी ज़्यादा होगी, फिर उस हिसाब से रेंटल प्राइस भी ज़्यादा होगी। ठीक है ना,
तो इस लिहाज से अमेरिका ज़्यादा अफोर्डेबल है कंपेयर टू कनाडा। उसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे सीजन्स। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में तकरीबन यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ सीजन, यानी आप तमाम तरह के सीज़न वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे सर्दी भी पड़ती है यानी बर्फ़ भी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट भी पड़ती है यानी टेक्सास वाली साइड पे, वहाँ पे मॉडरेशन में भी वेदर है। हर तरह के वेदर उधर अमेरिका में मौजूद है। आप जिस तरह का वेदर लाइक करते हैं आप उस तरह की स्टेट में मूव हो सकते हैं। जबकि कनाडा में सिर्फ वैंकूवर जो कि बीसी में है, वहाँ पर यानी जो वेदर है वो ज़्यादा मॉडरेट है, यानी स्नो कम पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती विंटर में। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द कनाडा तकरीबन आप कह सकते हैं तमाम विंटर में ठीक ठाक वहाँ पे सर्दी पड़ती है। बाज़ इलाकों में ज़्यादा स्नो पड़ती है, बाद में कंपेयर टू अदर पार्ट्स कम पड़ती है, मगर पड़ती सब जगह है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसलिए जो एक मखसूस पार्ट है वैंकूवर, वहाँ पे सिर्फ मॉडरेशन में आपको वेदर मिलता है, मगर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा रकबा नहीं है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कनाडा, लोगों का ज़्यादा रुझान उधर है, इसलिए हाउसिंग प्राइसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। कंपेयर टू दिस सिचुएशन अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया स्प्रेडेड है सारा कुछ, वहाँ पर वेदर भी आपको वेरिएशन में मिलते हैं, तो वहाँ पे ये हिसाब नहीं है। वहाँ पे वेदर की वजह से, सीजन्स की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको अफेक्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रकबे में आपको अच्छे वेदर मिल जाते हैं। यहाँ पर एक लिमिटेड एरिया में आपको अच्छा वेदर मिलता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है दोनों के दरमियान। नेक्स्ट आ जाता है इमिग्रेशन सिस्टम। नो डाउट अबाउट दिस कि कनाडा इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड वेलकमिंग न्यू इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज एज वेल। तो कंपेयर टू कनाडा, अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम इतना यानी ईजी नहीं है। कनाडा में इवन अगर आप एज ए स्टूडेंट भी आते हैं, फॉरेन स्टूडेंट, तो आपको 5-6 साल में आपकी पीआर हो जाती है, मगर कंपेयर टू दैट अमेरिका में यही यानी टाइम तकरीबन 10 से 15 साल के दरमियान मिनिमम बन जाता है, जो कि ठीक ठाक टाइम है, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है। तो इस हिसाब से कनाडा जो है वो इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तनाजुर में अमेरिका से आगे है। इसका इमिग्रेशन सिस्टम काफ़ी कंपेयर टू यूएस से काफ़ी इजी है। यहाँ पर आपका सेटल डाउन होना कंपेयर टू स्टेट्स बहुत इजी है, ठीक है। उस वजह से लोगों की ये फेवरेट डेस्टिनेशन कंसीडर की जाती है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट वो यहाँ इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं इमिग्रेशन के जिसमें वो फिट इन हो जाते हैं, जैसे कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है पीएनपी, उसके अलावा वो एलएमआई हासिल करते हैं, और भी मतलब डिफरेंट तरह के यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं कि किसी न किसी तरह वो यहाँ पे लीगली सेटल डाउन हो जाते हैं। ईजी है यहाँ पे कंपेयर टू स्टेट्स। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो नंबर है वो है गन कंट्रोल। यकीनन कनाडा में गन कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ 1934 में इन्होंने अपना फर्स्ट जो लॉ पास किया था गन कंट्रोल के बारे में। इवन आप कह सकते हैं सिंस दैट टाइम दे आर वर्किंग ऑन दैट। यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लॉ एंड ऑर्डर उसकी सिचुएशन कंपेयर टू अमेरिका बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम इवन कह सकते हैं कई गुना बेहतर है कंपेयर टू स्टेट। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंपेयर टू कनाडा, अमेरिका में जो गन कंट्रोल है उसकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है गन कंट्रोल के बारे में, इसलिए कनाडा को ज़्यादा सेफ कंट्री कंसीडर किया जाता है। और अगर कोई यानी इंसान ये सोचता है कि वो बड़ी पीसफुल, बड़ी मतलब जिसको कहते हैं ना डिसेंट सी, मतलब बड़े पुरसकून सी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो आई शुड से कि कनाडा इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री फॉर दैट पर्पस। उसके बाद आ जाता है जी हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं बेसिक नेसेसिटी है। नो डाउट अबाउट इट कि कनाडा हैज़ वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर एडवांटेज आपको क्या मिलेगा कि यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इट्स फंडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये अलबत्ता जो रन किया जाता है वो प्रोविंशियली किया जाता है, मगर इट्स फंडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए अगर खुदा न खास्ता को बंदा बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाना, सर्जरी, तो दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। हर चीज़ ऑलमोस्ट फ्री है। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे और वो भी कुछ प्रोविंसेस में, हर जगह नहीं। जैसे कि डेंटल नहीं है, किसी में आई
की कवरेज नहीं है, वो बड़ी माइनर सी हैं। जो मेजर चीज़ है ना, मतलब आपके खुदा ना को मेजर सर्जरी, आपने स्पेशलिस्ट के पास जाना है, फैमिली, ये सारी फ्री हैं। 25 साल तक इवन बच्चों की मेडिसिन भी फ्री है, ठीक है। जबकि कंपेयर टू दैट अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो तकरीबन प्राइवेटाइज है, ठीक है। वहाँ पर आपको प्राइवेट यानी आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपको हेल्थ कवरेज ऑफर करती है। ईदर वे यू हैव टू बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप अपने तौर पे जाते हैं तो बिलीव करिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ पे। और वो इस तरह नहीं है कि वो कवर्ड है यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मुहैया किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है वहाँ पे, और वो इंश्योरेंस ठीक ठाक महंगी है। ये नहीं है कि वो मतलब ईजिली अफोर्डेबल है, वो ठीक ठाक महंगी होती है वहाँ पे। तो अगर इस तनाजुर में बात करें तो यकीनन कनाडा इज़ अहेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन दिस मैटर। बहुत ज़बरदस्त मेडिकल सिस्टम है और ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है। आप इवन ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के बहुत ज़्यादा यानी अच्छे जो कंट्रीज है वहाँ से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, इतना अच्छा इनका मेडिकल केयर सिस्टम है जी। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी इकोनॉमी, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा है, इकोनॉमी की अगर बात करें तो यूएसए की जो इकोनॉमी है वो है 26.95 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, और उसके कंपेयर टू कनाडा की जो इकोनॉमी है वो है 2.11 ट्रिलियन। तो ये ठीक ठाक डिफरेंस है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है यूएसए की, ठीक है। कंपेयर टू दैट कनाडा की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, मगर उसकी अगर आबादी के हिसाब से बात की जाए तो ठीक है, ठीक है। और कनाडा भी G7 में आता है, ठीक है। कनाडा भी जो टॉप लीडिंग नेशन है जो इकोनॉमिकली, उनमें मतलब आप कह सकते हैं कि लीडिंग नेशन के तौर पर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे नज़दीक, वो आ जाता है जी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहते हैं जी सारी चीज़ें एक तरफ, जिंदगी एक तरफ, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी नहीं है तो सारी चीज़ें बेफायदा है, ठीक है। उसमें जनाब यूएसए की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है जो 2020 की यानी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं, यूएसए की जी वो है ऑन एवरेज 77.28 ईयर्स ऑन एवरेज बात कर रहे हैं, और कनाडा की है जनाब 81.75 ईयर्स ऑन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू यूएसए। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर यानी वेलफेयर स्टेट है, बहुत ज़्यादा केयर की जाती है अपने सिटीजन्स की, हेल्थ केयर फ्री है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ इनको दी जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्राम सीनियर्स के लिए अवेलेबल होते हैं और इनकी केयर बहुत की जाती है। तो आपको पता ही है जी सारी चीज़ें, जैसे पुरानी गाड़ी हो जाती है तो उसको भी जितनी अच्छी केयर करेंगे उतनी ज़्यादा चलेगी। कनाडा में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ठीक ठाक है, यानी यार 81.75 अगर आप कंसीडर करें कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये ठीक ठाक हायर परसेंटेज है। इस हिसाब से कनाडा यकीनन इज अहेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये थे डिफरेंट फैक्टर्स फ्रेंड्स, तो मैंने कहा अपने दोस्तों से शेयर करता चलूँ। बाकी आपने देखना है कि आपको कौन सा फैक्टर सूटेबल है, ज़्यादा आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको सूट करता है, ठीक है। आप जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, आपके लिए ये मैटर नहीं करता है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो इतनी मैटर नहीं करती, आपके लिए सिर्फ जो आपकी कह सकते हैं कि पर्सनल ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ वो मैटर करती है, तो फिर उनके लिए डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। अगर आपके लिए पीस ऑफ माइंड आपके लिए मैटर करता है, आपके लिए वेलफेयर स्टेट मैटर करती है जहां आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ दी जाए, इसमें मैंने दोनों कंट्रीज़ का यानी आपस में यानी किया है मुवाजना। इसमें इट्स अप टू यू कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा सूट करती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कौन सी ज़्यादा चीज़ सूटेबल है, यकीनन आप उस तरफ जाएंगे। मैंने दोनों चीज़ों का जिसको कहते हैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया है, ठीक है। एप्पल टू ऑरेंज नहीं किया, दोनों को बराबर रख के, जिसको साइड बाय साइड रख के कहते हैं ना, कंपैरिजन किया है। आपको दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स बताए हैं, ठीक है। तो बाकी आप माशाल्लाह समझदार हैं, आपने देखना है कि आपको कौन सी सिचुएशन ज़्यादा सूट करती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेगमेंट की तरफ। तो उसमें फ्रेंड्स एक मेरे दोस्त ने सवाल किया था कि बीसी में यानी अगर आपका डिसीजन आप रेफ्यूजी क्लेमेट और वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो कितना टाइम लगता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ योर
असाइलम, ठीक है, आपने किस तरह का असाइलम फाइल किया हुआ है आपके केस पर डिपेंड करता है, प्लस आपने किस जगह से रिफ्यूजी असाइलम फाइल किया है ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ कितना बैकलॉग चल रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी और भी फैक्टर्स इस पर असरअंदाज होते हैं। तो ऑन एवरेज अगर बात करें तो इट टेक्स फ्रॉम कपल ऑफ मंथ्स टू लाइक मोर देन अ ईयर, ठीक है। आपका 6 माह में भी आ सकता है, आपका साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स एंड इट डिपेंड्स एज वेल ऑन योर लक। अच्छा, उसके बाद मेरे एक भाई ने सवाल किया था कि वो रिफ्यूजी असाइलम क्लेम करना चाह रहे हैं, ठीक है, मगर उनकी वाइफ की जो है सिटीजनशिप या नेशनैलिटी वो किसी और मुल्क की है, यानी उनके अपने मुल्क की नहीं है। तो देखें, जब आप असाइलम क्लेम कर रहे हैं ना, बस एक चीज़ याद रखें, आप उसके लिए जवाब दें, आपने वो प्रूव करना हियरिंग के दौरान, आपकी वाइफ ने नहीं प्रूव करना, ठीक है। तो ये ज़हन में रखें। हाँ, आपसे ये सवाल किया जा सकता है वहाँ पे कि भाई आप इधर आने के बजाय उधर क्यों नहीं गए। तो मेरा ख्याल है इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको आपके लॉयर हियरिंग से पहले ही आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, मैटर ये करता है कि आप जेन्युइन रिफ्यूजी हैं और आपने हियरिंग के दौरान अपना केस प्रूव करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी एविडेंस आपको चाहिए होती है। और एक भाई ने सवाल किया था कि जी किस तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो इस पे मेरी एक पूरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, प्लीज़ वो विजिट करें, उसमें लिखा हुआ कि किस तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको रिफ्यूजी असाइलम केस के लिए दरकार होते हैं, ठीक हो गया। चले, मैंने कहा अपने दोस्तों के जो कुछ सवाल थे उनको भी एंड में कवर करता चलो। जी फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।